हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप कई दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर कक्षा 8 के आपके राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु जारी किए गए हैं, उन मॉडल पेपर को सॉल्व करवाइए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के गणित विषय के मॉडल पेपर की। तो देखें, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा आपकी बोर्ड परीक्षा 2024-25 के लिए ये मॉडल जारी किए गए हैं। ये मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2024-25 के लिए जारी किए गए हैं। तो हम बात करेंगे कक्षा 8 के गणित विषय के सैंपल क्वेश्चन पेपर की। तो आपका जो पेपर है 2 घंटे 30 मिनट का होगा और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक, देखें सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है 2/7 गुणा 0 का मान कितना है। तो आप सबको पता है कि जब हम 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो उसका उत्तर कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा है कि समीकरण 3x - 1 = 14 में बाया पक्ष कौन सा है। तो देखो, एक समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है आपका राइट हैंड साइड। देखो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 3x - 1 और राइट हैंड साइड है वो कितना है? 14 है। तीसरा है वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। तो वर्ग के प्रत्येक कोण का जो माप है वो होता है आपका 90 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो होता है 9 की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो देखो 9 का वर्ग का मतलब है 9 की घात 2 यानी 9 गुणा 9, तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। संख्या 5 की घन संख्या क्या होगी। देखो 5 का घन का मतलब है 5 की घात 3 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। कितना होगा? 125 होगा। आगे बात करें छठा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और ये किसके बराबर होगा? तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ये बराबर होगा बट्टा के। इसके बराबर होगा? बट्टा के, यानी डिस्काउंट के बराबर होगा। आगे बात करो सातवां, एक पदीय बीजीय व्यंजक कौन सा है। देखो एक पद वाला बीजीय व्यंजक है वो है ऑप्शन नंबर ए 4x, ये आपके एक पद वाला बीजीय व्यंजक है। आगे बात करूं मैं प्रश्न संख्या 8 की, 0.00 कितनी बार है? 4 बार। 3 5 संख्या का मानक रूप क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 100 यानी 3.5 गुणा 10 की घात -5। ठीक, आगे बात करें अति लघुत्रात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 तक। पहला है -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम लिखो। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है? -19/29। इसी को अब की बार उल्टा करके लिखा गया है। क्या लिखा है? उल्टा करके लिखा है 29/-19, 19/-19 बराबर 1। तो यहां पर कौन सा नियम लग रहा है? यहां पर लग रहा है a/b गुणा b/a बराबर 1, ये वाला नियम लग रहा है। इस नियम को क्या कहते हैं? तो इस नियम को कहते हैं गुणन का व्युत्क्रम नियम। कौन सा नियम कहते हैं? गुणन के व्युत्क्रम का नियम। ठीक, गुणन के व्युत्क्रम का नियम ये यहां पर लगाया हुआ है, यानी संख्या को उल्टा करके गुणा किया गया है। आगे बात करूं प्रश्न संख्या 10 की, आपके सामने समीकरण है, इस समीकरण को आपको क्या करना है? हल करना है। तो देखें 5x + 9 बराबर 5 + 3x, ये प्लस का 3x है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 3x, तो 5x - 3x, ये प्लस का 9 है, उधर जाएगा तो माइनस का 9। तो यहां पर देखो 5x में से 3x कम हुआ तो 2x और इधर बचा -4, तो x बराबर -4/2 यानी -2 आपका हल हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 11 की, लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के घन का इकाई का अंक ज्ञात करो। इसका घन का आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। देखो पहली संख्या कितनी है? 3331। तो यहां पर इकाई का अंक कौन सा है? इकाई का अंक आपका 1 है, और 1 का घन आप सबको पता है कि 1 का घन कितना होगा? 1 की घात 3 यानी कि 1 होगा। तो यहां पर लिख देंगे कि घन के इकाई का अंक 1 है, घन के इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा।
आगे देखो दूसरा 1027 है ना। तो यहां पर देखो 1027, इकाई का अंक कितना है 7 है। ठीक है, अब बात करूं मैं 7 के घन की, तो 7 का घन कितना होता है 343, यानी इकाई का अंक कितना है तो 1 है। यहाँ पर लिखेंगे कि घन का इकाई अंक क्या होगा, घन का इकाई अंक सॉरी 3 होगा। यहाँ पर कितना है 3, तो घन का इकाई अंक कितना होगा 3 होगा। आगे देखो 12वां, भारती के पास 15 पेन है और मीनाक्षी के पास 45 पेन है, दोनों के पेनों का अनुपात निकालना है। क्या करना है, दोनों के पेनों का अनुपात निकालना है। तो यहां पर लिख देंगे सबसे पहले ऊपर क्या है, भारती के पास पेन, भारती के पास पेन बट्टे में किसके पास, मीनाक्षी के पास पेन, मीनाक्षी के पास पेन बराबर कितना होगा 15/45, यानी 1:3। कितना होगा 1:3 होगा। आगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न खंड अ, देखो 13वां, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य में से उपयुक्त पर आपको राइट का चिन्ह करना है। देखो a की घात m गुणा b की घात m का मान ab की घात m होगा। क्या यह कथन सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि आधार अलग अलग है और घातें समान है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे 2 की घात 3 और 3 की घात 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 3 और इसकी घात 3, ऐसे मैं लिख सकता हूं, यानी 6 की घात 3 लिख सकता हूं। 13वें का दूसरा, 10 की घात 24 में आधार का मान 24 होगा, गलत है, क्योंकि यहां पर आधार कितना है, यहां पर आधार है वो 10 है। कितना है, आधार आपका 10 है और घात कितनी है, तो घात आपकी 24 है। तीसरा देखो -5 की घात -4 गुणा -5 की घात -2, इन दोनों को देखो आधार यहां पर समान है -5 और -5, तो घातें क्या होगी, जुड़ेगी। तो घातें जुड़ने का मतलब है -4 और -2 को जोड़ेंगे तो -6 होगा, बिल्कुल सही बात है। अगला 2 की घात 5 भाग 2 की घात -6 का मान 2 की घात 11 होगा। देखो 2 की घात 5 बटे में 2 की घात -6, यदि घात को मैं ऊपर लाऊंगा तो घात किस में हो जाएगी, प्लस में। अब देखो आधार समान है और घातें अलग अलग है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 2 की घात कितनी होगी, 11। ये आपका कथन सत्य होगा। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 14 की, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। दूसरा, उत्तल बहुभुज के जो विकर्णों का कोई भी भाग कहां पर नहीं होता, तो बहिर्भाग में, यानी बाहर की भाग में कोई भी उत्तल बहुभुज में विकर्ण नहीं होता, सारे विकर्ण उसके अभ्यंतर भाग में मौजूद होते हैं। तीसरा, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, तो कितना होता है 540 डिग्री होता है। सूत्र क्या है, n-2 गुणा 1/180, 5 भुजा है तो 5-2 सॉरी यहां पर गुणा में है, n-2 गुणा 180, तो 5 भुजा है 5-2 गुणा 180 है ना। तो यहां पर 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3 गुणा 180, यानी कि 540 डिग्री। ठीक है, अगला देखो चौथी खाली जगह है कि समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक, आगे बढ़े प्रश्न संख्या 15, खंड अ का खंड ब से मिलान करना है। पहला है -4p गुणा 7r, तो यहां पर देखो 7 का गुणा -4 से होगा तो -28, p का r से होगा तो pr, तो पहले का मिलन हो जाएगा तीसरे के साथ। दूसरे में देखो 8 दूनी 16 pq, तो 16 pq। तीसरे में देखो 20p², तो इसका क्या हो जाएगा 4p गुणा 5p, पीछे क्या बचा ये वाला, इसका मिलन कर देना आप 1 के साथ। आगे देखो प्रश्न संख्या 16, क्या लिखा हुआ है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों यानी ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो ज्ञात करो एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहां पर लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट
प्रायिकता। देखो काले रंग का जो बादशाह होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है, और कुल पत्ते कितने हैं, 52 हैं, तो 1/26। फिर लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। अब लाल रंग के कुल पत्ते कितने होंगे, लाल रंग के कुल पत्ते होंगे ईंट और लाल के 13 और 13 26 पत्ते, तो लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता। 13 पत्ते ईंट के और 13 पत्ते लाल के, तो 26, और कुल पत्ते कितने हैं, 52, तो कितना हो जाएगा, 1/2। तीसरा है इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अब इक्का कितने होते हैं, पत्तों के अंदर 4 इक्के होते हैं, लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता। इक्के कितने होते हैं, 4, कुल पत्ते कितने, 52, काटेंगे तो 1/13। फिर लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता, तो देखें अभिष्ट प्रायिकता क्या होगी, अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/52, यानी 1/26। ठीक, आगे बात करें लघुत्रात्मक प्रश्नखंड ब। 17वां अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से देखो यहां पर मैं 9604 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेता हूं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 0 और 2 दूनी 4। वापिस 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। फिर यहां पर किसका भाग देंगे, 7 का, 7 तिया 21, पीछे बचा 3, 3 और 0 30, 7 चौक 28 और 2 और 1 21। फिर वापिस 7 का, तो 7 चौक 28 और 7 नम 63। फिर 7 का 7 बार, 7 का 1 बार, तो यहां पर 9604 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। यहां से देखो यानी 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 गुणा 7 की घात 2, तो यहां से 2 गुणा 7 गुणा 7 की घात 2, तो यहां से कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 सत्ते 98 का वर्ग, है ना, यानी कि 9604 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 98 होगा। आगे 18वां क्या लिखा हुआ है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात करो। लिखेंगे कि यहां पर माना 2 आसन्न कोण 3x एवं 2x है। ठीक है, आप चाहे तो मैं चित्र बना के भी आपको बता देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये जैसे हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, चित्र थोड़ा बहुत टेढ़ा फेढ़ा बन जाएगा, आप देख लेना। अब यहां पर ये समझ लीजिए a मान लिया, ये कितना है 3x, ये मान लिया b, ये कितना है 2x, क्योंकि दोनों आसन्न कोण है, ये d है और ये c है। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो लिखेंगे कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के, क्या लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अतः कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। कोण A कितना है 3x प्लस 2x बराबर 180, तो 5x बराबर 180 डिग्री, है ना, तो x बराबर 180 डिग्री भाग 5 कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। कितना आ गया, 36 डिग्री। अब देखो अतः, आगे लिख देंगे अतः कोण A बराबर कितना था 3x, यानी 3 गुणा 36 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री। कोण B बराबर कितना है 2x, यानी 2 गुणा 36 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 72 डिग्री। फिर यहां पर हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अतः लिखेंगे कोण A बराबर कोण C बराबर 108 डिग्री,
और कोण बी बराबर कोण डी बराबर 72 डिग्री। ये आपका हल हो गया। आगे बात करें प्रश्न संख्या 19 की। क्या लिखा हुआ है कि 12,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का आपको अंतर ज्ञात करना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आप सबको पता है मूलधन गुणा समय गुणा दर, P गुणा R गुणा T बटे में 100। P मतलब मूलधन, R मतलब दर और T मतलब समय। तो देखो 12,000 गुणा दर कितनी है 10%, समय कितना है 2 वर्ष बटे में 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2400 रुपए। फिर बात करते हैं आपके किसकी, आपके मिश्र धन की। किसके लिए, चक्रवर्ती ब्याज के लिए। या चक्रवर्ती ब्याज सीधे लिख लेते हैं, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे, देखो 12,000 P 1 प्लस R अपन 100 की पावर T, 1 प्लस 10 बटे में 100 की घात 2 माइनस आपके मूलधन कितना है 12,000, इसको घटा देंगे। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे यहां से तो कितना आएगा 14,520 में से कितना घटाना है 12,000, तो कितना बचेगा, पीछे बचेगा 2,520 रुपए, है ना। तो देखो दोनों के बीच का अंतर निकालना है, तो यहां पर अंतर क्या होगा, CI चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो 2520 माइनस 2400 तो कितना हो जाएगा 120 रुपए। 120 रुपए आपका अंतर है। ठीक, हमने क्या किया, पहले साधारण ब्याज निकाला, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, फिर चक्रवर्ती ब्याज निकाला। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटे में 100 की घात समय, ये हमने सूत्र लगा दिया और उसमें से मूलधन यानी 12,000 को घटा दिया। तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 120 रुपए। आगे देखो, आगे हैं आपके एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो देखें यहां पर हम क्या करेंगे, वही आपके प्रतिलोम समानुपात की सारणी बनाएंगे। देखो यहां पर मैं एक प्रतिलोम अनुपात की क्या बना लेता हूं सारणी, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, पशुओं की संख्या, क्या लिखेंगे पशुओं की संख्या, यहां पर क्या लिख देंगे दिन। देखो यदि पशुओं की संख्या 20 है तो खाना कितने दिन के लिए काफी है 6 दिन के लिए, लेकिन यदि 10 पशु और आ जाए तो 20 और 10 कितने हो जाएंगे 30, और अब हमें नहीं पता कितने दिन चलेगा तो हमने क्या मान लिया x दिन मान लिया, है ना। अब देखो, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि यह एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है, प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है, ठीक है। अतः ऐसे देखो 20 का गुणा 6 से 20 गुणा 6 और 30 गुणा x, है ना। इसको हमें हल करना है तो x बराबर क्या होगा 20 गुणा 6 बटे में 30, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4 दिन। कितना आ जाएगा 4 दिन। ठीक, तो लिख देंगे कि अतः यह भोजन पशुओं के लिए, अतः यह भोजन पशुओं के लिए 4 दिन तक पर्याप्त रहेगा। ठीक, आगे देखो 21वां, क्या करना है, सबसे पहले समीकरण को हल करना है और इसके उत्तर की जांच भी करनी है। तो देखो हल कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 फिर t माइनस 3 बराबर 5 गुणा 2t प्लस 1। देखो इधर 3 का गुणा t से तो 3t माइनस 3 तिया 9, 5 दूनी 10t प्लस 5 एकम 5, है ना। तो अब देखो t को एक भाग में लिख लेते हैं 3t, ये प्लस का 10t है, इधर आएगा तो माइनस का 10t,
ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 9 है, उधर गया तो प्लस का 9। ये कितना हो गया 3t माइनस 10t, तो माइनस का 7t बराबर 14 हो गया। t बराबर कितना हो गया 14 बट्टे में माइनस का 7, तो t बराबर कितना हो गया माइनस का 2 हो गया। t बराबर -2। अब मैं क्या करनी है, इसकी करनी है जांच। क्या करनी है जांच। जांच में हम क्या करेंगे, जहां जहां पर t है वहां पर हम क्या रख देंगे -2 रख देंगे। तो देखो एक बार लिख लेते हैं 3t, एक बार इसको लिख लेते हैं 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 बराबर 5 और 2t प्लस का 1। देखो 3 t की जगह माइनस का 2 -3, 5 2 t की जगह -2 प्लस 1। देखो यहां पर 3 -2 -3 कितना हो गया माइनस का 5, फिर ये 5 ये माइनस का 4 प्लस का 1, ये कितना हो गया माइनस का 15। ये देखो -4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ पर देखो माइनस का 15 बराबर माइनस का 15, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इतनी सिद्धम, दोनों पक्ष आपस में बराबर है, यानी कि हमारा जो उत्तर है वो क्या है, वो आपका उत्तर सही है। आगे देखो प्रश्न संख्या 22। किसी शहर के अंदर विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो पाई चार्ट के जरिए अगर प्रदर्शित करना है तो हम क्या करेंगे, पहले आपकी एक केंद्रीय कोण सारणी बनाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे केंद्रीय कोण सारणी। क्या लिखेंगे, केंद्रीय कोण सारणी। ठीक, देखो सबसे पहले वर्ष दिया हुआ है, इधर लिख लिया वर्ष। फिर क्या दिया हुआ है घायलों की संख्या, इधर लिख लिया घायलों की संख्या। फिर क्या लिखा हुआ है, लिखेंगे आगे संपूर्ण का भाग, संपूर्ण का भाग। और लास्ट में कॉलम बनाएंगे, वो लिखेंगे केंद्रीय कोण। क्या लिखेंगे, केंद्रीय कोण। ठीक, अब देखो यहां पर आपके सामने वर्ष और घायलों की संख्या पहले से दे रखी है, ये बना दी सारणी। देखो यहां पर वर्ष 2018 है, फिर 2019 है, 2020 है, 2021 है। ठीक, और यहां पर क्या है योग है। फिर घायलों की संख्या इधर 20 है, इधर 12 है, इधर 18 है, इधर 22 है, और योग कितना है तो 72 है। देखो संपूर्ण का भाग, तो 20 बट्टे में 72 है ना, तो कितना हो जाएगा 10 बट्टे में 36, फिर 12 बट्टे में 72 यानी 1/6, फिर 18 बट्टे में 72 यानी 1/4, और फिर 22 बट्टे में 72, 22 बट्टे में यहाँ पर देखो कितना है 22 है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कुछ गलती हुई है शायद। यहाँ पर प्रश्न के अंदर देखो 20 और ये कितना हो गया 30, 50, 72। ठीक है, 22/72, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 11, 11 बट्टे में 36 कितना आ जाएगा 11 बट्टे में 36। ठीक है, केंद्रीय कोण तो 10/36 गुणा कितना 360 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 110 डिग्री। फिर 1/6 गुणा 360 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। फिर 1/4 गुणा 360 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। फिर 11/36 गुणा 360 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक, अभी आपके सामने कोण आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें केवल और केवल पाई चार्ट बना के बताना है ना। तो आप एक चार्ट बना लेंगे, ऐसे एक वर्त बना लेंगे। ठीक, फिर आप यहाँ पर एक इसका केंद्र बिंदु बना लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से चांदे का उपयोग करते हुए कोण की रचना करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं 100 कितना बना लेता हूँ 100 डिग्री का, तो 90 से थोड़ा सा तिरछा होगा 100 डिग्री है ना। ये 90 है तो ये कितना हो गया 100 डिग्री, ये हो गया 100 डिग्री। फिर कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री का कुछ ऐसा हो जाएगा 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। फिर अगला कौन सा है 90 डिग्री,
तो 90 डिग्री का मतलब क्या है, बिल्कुल इसके साथ सीधा, ये ऐसे, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और फिर पीछे कितना बचा, 110 डिग्री, है ना। यहाँ पर आप चाहे तो सन लिख सकते हैं। 110 डिग्री था 2021 में, 100 डिग्री था 2018 में, 60 डिग्री था 2019 में, और 90 डिग्री था 2020 में, है ना। तो ये आपका हो जाएगा पाई चार्ट। आगे बात करें निबंधात्मक प्रश्न की। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। क्या करने हैं आपको, इन व्यंजकों के गुणनखंड करने हैं। सबसे पहला देखो इधर, चलिए इसको मैं दूसरे पेज पे सॉल्व करवा लेता हूं क्योंकि यहां पर जगह कम है ना। देखो यहां पर मैं सॉल्व करवा रहा हूं। सबसे पहला दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। देखो जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 6 की जगह लिखेंगे 4 प्लस 2, क्योंकि 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। ये लिख दिया 8। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोल दो, तो 4p प्लस 2p प्लस 8, p कॉमन ले लो, p प्लस 4, यहां से 2 कॉमन ले लो, p प्लस 4, यहां से p प्लस 4 कॉमन ले लो, पीछे क्या बचा, p प्लस 2 बच गया। दूसरा देखो यहां पर, दूसरा क्या था, दूसरा था 49x का स्क्वायर माइनस 36। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो 49 किसका वर्ग होता है, 7 का, तो 7x का वर्ग, और 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या सूत्र होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हो गया इसका हल। आगे देखो तीसरा, इसी का तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है, ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो यहां पर देखो पहले इन दोनों में से हम एम स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बी, इन दोनों में से एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बी, यहां से हम ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यही आपका हल होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, ये लिखा हुआ है ना। तो अब यहां से देखो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 3x कॉमन ले सकता हूं। यहां पर क्या बचेगा, 5y माइनस 2 प्लस, यहां से एक कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा, 5y माइनस 2, तो 5y माइनस 2 कॉमन ले लिया, अब बचेगा 3x प्लस 1, और यही आपका अभिष्ट हल होगा। आगे देखो बात करें इसके अथवा वाले प्रश्न की। इसमें भी हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है और भाग देना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है और आपको भाग देकर बताना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसके अथवा वाले का, अथवा, है ना। देखो अथवा में कौन से प्रश्न दिया हुआ है, यहां पर सबसे पहला प्रश्न क्या है आपके सामने, तो जो आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है वो है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, है ना। और इसमें आपको भाग किसका देना है, इसके अंदर आपको भाग देना है, वो देना है y प्लस 5 का, इसका भाग देना है y प्लस 5 का, आपको भाग देना है। देखो कैसे देंगे, सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे हम, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y को लिख सकता हूं 5y प्लस 2y प्लस 10, आपका ऐसा का ऐसा, भाग देना है y प्लस 5 का। यहां पर देखो y कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस 5, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 5, और भाग आपका y प्लस 5 का। फिर देखो यहां से y प्लस 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा, y प्लस 2, भाग y प्लस 5, y प्लस 5 से y प्लस 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, y प्लस 2, और यही आपका अभीष्ट हल होगा। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा क्या है आपका, 5pq, फिर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, भाग देना है 2p p प्लस क्यू का, है ना। तो यहां पर देखो
5pq, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू भाग 2p, p प्लस क्यू। तो यहां से देखो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कट जाएगा, क्या बचा 5pq, p माइनस क्यू भाग 2p। ठीक, तो यहां से देखो आपका p से p भी कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका 5/2 q और p माइनस क्यू, ये आपका पीछे बच जाएगा। आगे देखो तीसरा, अथवा का तीसरा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 और x प्लस 2, x प्लस 3 भाग देना है x प्लस 1 का, है ना। तो सीधी सी बात है, x से x कट जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 2 और x प्लस 3, यही आपका हल होगा। आगे देखो चौथा, चौथा क्या है, 5p का स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 भाग देना है p माइनस 1 का। तो यहां पर देखो सबसे पहले इस पूरे में से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या p का स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 भाग देना है p माइनस 1 का। अब देखो इसके गुणनखंड करने हैं, तो 5p स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 4p माइनस p प्लस का 4 भाग p माइनस 1। देखो 5p माइनस 4 माइनस 1 p माइनस 4 भाग p माइनस 1। आगे मैं इधर ही कर रहा हूं इसको, तो यहां से देखो 5p माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, p माइनस 1 भाग p माइनस 1, p माइनस 1 से p माइनस 1 कट जाएगा, पीछे बचेगा 5 गुणा p माइनस 4, और यही आपका क्या होगा, अभीष्ट हल होगा। ठीक, आगे देखो अगला प्रश्न है, ये पूरा 23वां प्रश्न हमने करा लिया, ये वाला भी कर लिया और इसके अथवा में जो दिया गया था उसको भी कर लिया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। एक घनाकार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या करनी है, डिब्बे की ऊंचाई आपको ज्ञात करके बतानी है। तो देखिए इसको मैं इधर सॉल्व करा रहा हूं। पहले को लिखेंगे घनाभ का आयतन, क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, प्रश्न में इसका आयतन कितना दे रखा है, प्रश्न के अंदर इसका आयतन दे रखा है 1800, कितना दे रखा है 1800 घन सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। लंबाई कितनी दे रखी है 40 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 30 और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो हमने ऊंचाई को ऊंचाई का ऊंचाई लिख दिया। अब देखो ये दोनों गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 1800 भाग 1200 बराबर ऊंचाई, है ना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 से काटेंगे तो 3/2 बराबर ऊंचाई। तो ऊंचाई आपकी कितनी आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा अथवा वाला, सॉरी इसी का, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया है, तो आपको बेलन का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक, देखो दूसरा क्या लिखा दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। लिखेंगे कागज की चौड़ाई, क्या लिखेंगे, कागज की चौड़ाई बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी लिखी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो, अब मैं आपके सामने आयत बनाता हूं और आयत से हम क्या बनाएंगे, बेलन बनाएंगे। और यहाँ पर क्या दी हुई है, बेलन की त्रिज्या और दी हुई है 20 सेंटीमीटर और कागज की चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। देखो ये आपके सामने एक आयत है, कुछ समझ लेना ऐसा ही है, ठीक है। कितनी है आपकी चौड़ाई, कितनी है 14 सेंटीमीटर।
ये कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसी से हमें क्या बनाना है, इसी से हमें एक बेलन बनाना है। तो देखो ऐसे चौड़ाई के अनुदिश बनाना है, तो चौड़ाई के अनुदिश ऐसा ही होगा, ये ऐसा। तो ये हाइट कितनी है बेलन की 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है आपकी वो है 20 सेंटीमीटर। कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पर हम लिखेंगे बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर इसका वर्ग, और एच कितना है, तो वो है 14 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे, 22/7 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 14, तो इसी को पूरे को हल करेंगे, कितना आ जाएगा 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, आगे देखो 25, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए, सॉरी क्या है, इसी के अथवा वाला प्रश्न। ठीक है, अथवा वाला क्या लिखा हुआ है, एक चतुर्भुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है, तथा सम्मुख शीर्षों से इसके विकर्ण पर डाले गए लंब 8 मीटर और 4 मीटर है, तो फिर विकर्णों की लंबाई ज्ञात करो। आपको क्या करनी है, विकर्णों की लंबाई ज्ञात करके बतानी है। चतुर्भुज कौन सा है आपका, एक चतुर्भुजाकार बगीचा है। ठीक, तो देखें इसी को हम अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखो मैं अलग से पेज इंसर्ट कर रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या चीज दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। ये अथवा वाला प्रश्न है, अथवा का पहला वाला लिखा हुआ है, चतुर्भुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल। क्या है, चतुर्भुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर है 54 वर्ग मीटर। फिर विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई, विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई कितनी है 8 मीटर तथा 4 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर। फिर बात करें विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करके बतानी है। देखो आप कैसे चित्र बना सकते हैं इसका, कुछ इस तरह आप चित्र इसका बना सकते हैं, है ना। यहां पर यहां से ये हमने लंब डाल दिया इस पर, और एक हमने लंब डाल दिया इस पर। देखो ए, फिर ये सी, ये डी, और ये बी। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 8 सेंटीमीटर। ये हमें नहीं पता, एक्स मान लिया और इसको मान लिया हमने वाई। ठीक, अब देखो एरिया का सूत्र हमें पता है, एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणा दोनों लंबों का योग, दोनों लंबों का योग गुणा क्या है आधार, है ना। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो एरिया कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ है पहले से, बराबर 1/2 गुणा दोनों लंबों का योग कितना है 4 + 8 है, और आधार हमें नहीं पता, तो आधार हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ये जो x + y है ये हमें ज्ञात करके बताना है। यहां पर देखो 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और इधर भाग में उधर आएगा तो गुणा में, तो आधार बराबर 54 गुणा 2/12 है ना। इसको हल करेंगे कितना आएगा 9 सेंटीमीटर, कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। लिखेंगे अतः चतुर्भुज का विकर्ण 9 सेंटीमीटर है, अतः चतुर्भुज का विकर्ण 9 सेंटीमीटर है। ठीक, इसी के बाद इसी का अथवा वाला प्रश्न, अथवा के अंदर देखो पहला हो गया, अथवा के अंदर दूसरा,
एक घनाकार कमरे का आयतन 64 घन मीटर है, तो कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो देखो सेकंड, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर कमरे का आयतन दिया हुआ है, लिखेंगे घनाकार कमरे का आयतन, घनाकार कमरे का आयतन 64 घन मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, पहले घन की भुजा, घन की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो देखो आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन का सूत्र भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है, 64 का क्यूब, और 64 का क्यूब कितना होता है, 4 मीटर। ठीक है, भुजा कितनी आ जाएगी, 4 मीटर। अब बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। तो यहां पर देखो 6 भुजा का स्क्वायर क्या है, भुजा 4 है, तो 6 गुणा 16 यानी कि 96 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है, मीटर है, तो वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा आपके घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे देखो 25वां, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य एक आलेख बनाना है। फिर प्रश्न क्या है, क्या यह रेखिक आलेख है, और यदि एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक आलेख बनाना है। आलेख आपके सामने दिया हुआ है ना, तो आप चाहे तो इस आलेख का उपयोग भी कर सकते हैं या कोई दूसरा भी आलेख आप बना सकते हैं, है ना। तो देखें, मैं आपके सामने आलेख बना के बता रहा हूं, देखें। तो इसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं किसी एक्स अक्ष बना लेता हूं और एक वाई अक्ष बना लेता हूं, है ना। तो एक्स अक्ष में यहां पर बना रहा हूं, ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा वाई अक्ष। ठीक, यहां पर हम 0 लिख लेते हैं, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, 6, 7 और 8, है ना। ये आपका कौन सा है, एक्स अक्ष है। यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ये क्या है, वर्ग की भुजा है। जो हमने एक्स अक्ष पे लिया है वो क्या है, वर्ग की भुजा है। ठीक, इसमें है सेंटीमीटर में। और यहां पर लिखना चाहेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम कितना ले रहे हैं, 5 5 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 35, 40, 45 और 50, है ना। ये क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया है। आप चाहे तो इधर लिख लेना, ये क्या है, आपका एरिया है। ठीक, और ये कौन सा अक्ष है, आपका वाई अक्ष है। कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। अब देखो, सबसे पहले 2 का कितना था, 4 था। 2 का कितना था, 4, 4 मतलब 5 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, ये कितना था, 2 और 4 था। फिर 3 और कितना था, 9 था, तो 3 और 9, 4 का कितना था, 16, तो 4 का कितना था, 16, 5 का कितना था, 25, 5 का था 25, 6 का कितना था, 36, 6 का था आपका 36। ठीक, और 7 का कितना होगा, 7 का होगा 49, 7 का हो जाएगा 49। इस तरह आपको क्या करेंगे, इन सभी को आप मिला लेंगे। तो यहां पर इस तरह आप मिला लेंगे। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सरल रेखा नहीं बन रही है ना। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि क्या सरल रेखा बन रहा है ग्राफ, तो कहेंगे नहीं। दूसरा दूसरा यहां पर प्रश्न क्या था कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो, यदि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर, एरिया यानी क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7
यानी 49 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक, आगे देखो इसी के अथवा में प्रश्न, इसी के अथवा में देखो क्या है, यहां पर भी हमें वर्ग की भुजा और परिमाप के बीच में क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है और फिर बताना है क्या यह रेखिक आलेख है, और यदि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, है ना। तो यहां पर देखो इसी को हम ग्राफ के अंदर इसी को भी बना के बता देते हैं। चलिए इधर ही मैं बना लेता हूं इसको भी। सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो ये हमने बना लिया एक्स अक्ष, थोड़ी सी सीधी बना लेते हैं, ये बना लिया वाई अक्ष और ठीक इसी तरह बना लेते हैं ये एक्स अक्ष। अब देखो ये 0 है, ये आपका एक्स अक्ष है और इधर क्या है आपका, इधर है आपका वो है वाई अक्ष। ठीक, तो यहां पर हम एक्स अक्ष पे क्या ले लेंगे, वर्ग की भुजा ले लेंगे, यहां पर ले लेंगे वर्ग की भुजा। ठीक है, किसमें है, सेंटीमीटर में। यहां पर लिख लो 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और 7, और यहां पर क्या ले लेंगे, परिमाप, क्या ले लेंगे, परिमाप, किसमें है, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक, परिमाप हम ले रहे हैं 4 4 का गैप, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। अब देखो यहां पर 1 2 पे कितना था 8, तो 2 पे कितना है 8, 3 पे कितना है 12, तो 3 पे कितना है आपका 12, 4 पे कितना था 3.5 पे आपके है 14, तो 3.5 यहाँ कहीं पे होगा और यहाँ पर कितना है 14, 14 मतलब 12 और 16 के बीच में, तो 12 और 16 के बीच में यहाँ कहीं पर है 3.5 और 14। फिर कितना है आपके 5 और 20, 5 और 20 यहाँ पर है, 5 और 20, 6 और कितना है 24, तो 6 और 24 यहाँ पर है। अब देखो इन सभी को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा बन रही है, क्या बन रही है, बिल्कुल एक सीधी रेखा बन रही है। यहाँ पर आप लिखना चाहे पैमाना, तो एक्स अक्ष पर क्या है, एक्स अक्ष पर एक इकाई, एक इकाई बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर, और वाई अक्ष पे क्या है, वाई अक्ष पे एक इकाई बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक, फिर पहले प्रश्न का उत्तर था कि क्या ग्राफ का हल एक सीधी रेखा है, तो हम कहेंगे हाँ एक रेखिक आलेख है। दूसरा क्या था कि यदि वर्ग की भुजा कितनी हो 4 सेंटीमीटर तो परिमाप कितना होगा, परिमाप क्या होता है, भुजा स्क्वायर 4 का वर्ग, तो 4 गुणा 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 16 सेंटीमीटर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में राजस्थान बोर्ड के द्वारा आपकी क्लास 8 के आपके गणित विषय के मॉडल पेपर को मैंने बहुत अच्छे से एक एक प्रश्नों को हल करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के हल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी जो आगे की बोर्ड परीक्षा की जितनी भी क्लासेस है उन सभी की जानकारी आपको समय पर मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।